नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं फिजिकल एजुकेशन की सेकेंड यूनिट चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स के बारे में। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत ही कमाल दमाल क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो ऑलरेडी यार फिजिकल एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट को मैं कवर कर चुका हूं और कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार पढ़ने वाले हैं और नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल एजुकेशन की सेकेंड यूनिट को पढ़ना। तो सेकेंड यूनिट का नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स को। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वाली यूनिट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमें इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। तो 2.1 जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, जिसके अंदर हमें पढ़ना है नॉक नी, बो लेग्स, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर्स, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कॉलियोसिस और उनके करेक्टिव मेजर्स। देन इसके बाद फिर आ जाता है अपने पास स्पेशल कंसिडरेशन, जिसके अंदर हमें मेनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन को पढ़ना है। फिर आ जाता है फीमेल एथलीट ट्राइड और इसके अंदर हमें 3 चीज़ों को पढ़ना है, ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर। बढ़ते हम आगे और यार सीबीएसई का अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड सिलेबस देखें तो उसके अंदर हमें एक्सरसाइज गाइडलाइंस देखनी है, WHO द्वारा जो डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए रिकमेंडेड है वो। देन इसके बाद हमें यहाँ पर वुमेंस का पार्टिसिपेशन भी थोड़ा सा देखना है स्पोर्ट्स के अंदर और वेरियस फैक्टर्स जो कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उनके कम पार्टिसिपेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पर देखते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो डिफरेंट एज ग्रुप्स है वो क्या क्या है। तो इन्फेंसी मतलब नवजात शिशु 0 से 2 साल। फिर चाइल्डहुड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6, मिडिल 7 से 10 एंड लेटर चाइल्डहुड 11 से 12। फिर एडोलेसेंस आ जाता है अपने पास, टीनेजर्स वाला जो फेस रहता है वो 13 से 19, कई बार इसको 18 भी बोल दिया जाता है ना, निब्बा निब्बी वाली एज। देन इसके बाद फिर आ जाती है अपने पास एडल्टहुड जो कि रहता है 19 से 60 और भारत के अंदर जो नेशनल ओल्ड एज पॉलिसी है उसके अनुसार 60 प्लस को ओल्ड बोला जाता है। बढ़ते अब हम आगे और एक इस प्रकार का भी क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलता है जिसमें 0 से 2 मंथ न्यू बॉर्न, फिर 2 मंथ से 1 साल इन्फेंट और फिर टॉडलर मतलब जो कि घुटनों पर चलता है, ठीक है, तो उसको 1 से 4 साल बोला जाता है। अब कुछ एक्सरसाइज गाइडलाइंस देख लेते हैं। तो इन्फेंट जो रहते हैं उनके लिए क्या है कि एक एक्सरसाइज है, आप ऐसी करवाइए उनको जिससे उनका हेड कंट्रोल करने में उनको आसानी रहे। ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ मतलब लार्ज मसल्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रमोट किया जाए। देन अपने आर्म्स लेग्स को मूव करना उनको सिखाया जाए और थ्रोइंग, कैचिंग, किकिंग अ बॉल ये भी जैसे जैसे 2 साल का बच्चा हो जाता है ये उसको सिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास अर्ली चाइल्डहुड, तो 3 से 6 साल। तो इसमें आपको एम्फेसिस देना है पार्टिसिपेशन पे, न कि कंपटीशन पे, क्योंकि यार अभी जो बच्चा है छोटा है और उसको अभी से कंपटीशन वाली भावना नहीं देनी है। देन उसके बाद क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट रखना है और यहाँ पर मिनिमम 1 घंटे की रेगुलर एक्सरसाइज तो बच्चों को करवाई जाए। देन फिर मिडिल चाइल्डहुड के अंदर अब एक्सरसाइज आपको करवानी है जिससे उनकी कोऑर्डिनेटिव स्किल जो है वो इम्प्रूव हो। देन इसके बाद फाइन एंड ग्रॉस दोनों तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर करवाना है। ग्रॉस मोटर मतलब लार्ज मसल्स का डेवलपमेंट, फाइन मतलब छोटी छोटी मसल्स का डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, रनिंग, जंपिंग, ये सब आता है। फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या आता है, पेंटिंग, राइटिंग, तो ये सब फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर आता है। फिर लेटर चाइल्डहुड के अंदर आपको बॉडी को कंट्रोल करवाना है, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन इन सभी को बिल्ड करना है, एंड्योरेंस को यहाँ पर आपको बिल्ड करवाना है। देन उसके बाद यहाँ पर से अब कॉम्पिटिशन वाला एलिमेंट भी इम्प्रूव कर दिया जाएगा। एडोलेसेंस निब्बा निब्बी वाली जो एज रहती है इसमें और ज़्यादा इंटेंस विगरस फिजिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर करवानी है। 60 मिनट्स की सीवियर यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो बच्चे को करवाई जाए। देन उसके बाद मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस यहाँ पर करवाई जाए, बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, और सबसे ज़्यादा जो बेस्ट फॉर्म में कोई इंडिविजुअल रहता है तो वो इसी एज ब्रैकेट में रहता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। फिर आ जाता है एडल्टहुड, तो यहाँ पर अब एज के अनुसार यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे 19 से 30 वाला एज जो ब्रैकेट रहता है उसमें और बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है तो उसमें हाई इंटेंसिटी वर्कआउट किया जा सकता है। 30 से 40 में थोड़ा सा इंटेंसिटी डाउन और उसके बाद 60 तक पहुँचते पहुँचते इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी वर्कआउट की। देन इसके बाद ओल्ड एज जो है, तो यार ओल्ड एज में भी जो 60 से 80 वाले ब्रैकेट में उनको 5 दिन मॉडरेट एक्सरसाइज, और जो 80 वाले ब्रैकेट को भी पार कर चुके हैं तो उनको और मतलब बहुत ही लाइट वाली एक्सरसाइज यहाँ पर रिकमेंड की गई है।
देन अब कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ की तरफ हम चलते हैं। तो ये सारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हमें पढ़ना है। आपसे पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में कि पोस्चरल डिफॉर्मिटी क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यार पोस्चरल डिफॉर्मिटी एक मेल फॉर्मेशन रहता है जिसके अंदर ऑफ द एनी कंपोनेंट ऑफ योर बॉडी पार्ट और जॉइंट, ठीक है। तो जॉइंट या बॉडी पार्ट के अंदर कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाती है तो उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, पोस्चरल डिफॉर्मिटी बोलते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास नॉक नी। तो नॉक नी इसको हम क्या बोलते हैं, गेनु वेलगम। तो गेनु वेलगम के नाम से जानते हैं। और आप इसको शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी याद रखने की, गम है ना। तो गम क्या होगा, तो गम से चिपका देना दोनों नीज़ को। तो इसमें नॉक नी में आप देखते हैं, जैसे इमेज में आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये दोनों जो नीज़ हैं ये एकदम चिपक जाते हैं, ये एक दूसरे को नॉक नॉक करते हैं। तो इसी तरह से आपको इसको याद रखना है, गेनु वेल गम है ना। तो गम से यहाँ पर ये चिपक जाएंगे। सो इसमें क्या होता है, जो आपका नी होता है वो मिसअलाइंड हो जाता है और वो अंदर की तरफ क्या हो जाता है, इट टर्न्स इनवर्ड। तो अंदर की तरफ वो टर्न हो जाता है और इसके कारण क्या होता है, दोनों नीज़ एक दूसरे को टच करते हैं और ये आपको यहाँ पर समस्या देखने को मिलती है। सो कॉजेज़ क्या हैं इसके, कॉजेज़ में आपको वीकनेस देखने को मिलेगी मसल्स एंड लेगामेंट्स के अंदर। कोई ओवरवेट है तो भी उसके दोनों नीज़ क्या हो सकते हैं, अंदर की तरफ आ सकते हैं। देन बैलेंस डाइट ना लेना, एक्सरसाइज ना करना और लैक ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी से हड्डियाँ कमज़ोर होगी तो भी यहाँ पर इस तरीके समस्या पैदा हो सकती है। याद रखना इसको गेनु वेलगम बोला जाता है। तो ये देखिए नॉर्मल अलाइनमेंट में आपको बीच में यहाँ पर एक गैप देखने को मिलेगी, जबकि जो आपका नॉक नहीं है इसमें जो दोनों घुटने एक दूसरे को नॉक नॉक करेंगे। देन इसके क्या क्या करेक्टिव मेजर्स हैं, तो वॉकिंग ऑन एन इंक्लाइनिंग सरफेस है ना। सो इंक्लाइनिंग सरफेस पे आपको क्या करना है, वॉक करना है। एंड एक्सरसाइज, हॉर्स राइडिंग भी यहाँ पर रिकमेंड की गई है बच्चों। सीबीएसई में परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि हॉर्स राइडिंग से कौन सी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, तो उससे हम नॉक नी को यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। देन इसके बाद योगासन्स की अगर हम बात करें तो 2 योगासन्स इसके लिए रिकमेंडेड हैं। एक तो हमारे पास पद्मासन और एक और है गोमुख आसन। तो ऊपर वाला जो इमेज है ये गोमुख आसन का है और नीचे वाली जो इमेज है वो पद्मासन की है। तो ये दोनों अगर आप आसन यहाँ पर परफॉर्म करेंगे तो आप का जो नॉक नहीं है वो क्योर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैट फुट। तो ये तो बहुत ही आसान है और इसको पीस प्लेनिस के नाम से जाना जाता है। फ्लैट फुट को हम पीस प्लेनिस के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर क्या हो जाता है, जो फुट का आर्क है वो डिसअपियर हो जाता है, वो एकदम फ्लैट हो जाता है। तो देर इज़ नो आर्क इन द फीट। एंड इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, कॉजेज़ होते हैं फॉल्टी पॉस्चर, ठीक है, मतलब प्रॉपर पॉस्चर मेंटेन न करना, बहुत लंबे समय तक खड़े होना, बहुत ज़्यादा बॉडी वेट होना एंड लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज इसके प्रोबेबल कारण हैं। देन ये देखो नॉर्मल फुट के अंदर अच्छी खासी गैप आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन फ्लैट फुट में वो फ्लैट हो जाता है मामला। देन इसके बाद क्या क्या करेक्टिव मेजर्स हैं, तो हील एंड टो वॉकिंग। तो आप हील पे और टो पे वॉक करें, वॉकिंग ऑन ए स्लोपिंग सरफेस पे वॉक किया जाए। देन स्कीपिंग रोप, ठीक है, रस्सी कूदना है, मार्बल्स को यहाँ पर टोस से उठाना है। तो ये सारे कार्य यहाँ पर किए जा सकते हैं। योग आसन्स की अगर हम बात करें तो एक तो होता है अपने पास अधोमुखासन और एक वज्रासन। तो ये अधोमुखासन का डायग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है ना, इसको पर्वतासन भी आप बोल सकते हो। और एक और हो जाएगा अपने पास क्या, वज्रासन। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास बो लेग्स। तो बो लेग्स में क्या होगा, धनुष बाण बनेगा, ठीक है। बो मतलब क्या होता है, धनुष। तो इसको हम गेनु वेरम बोलते हैं, ठीक है। तो वेल गम, गम कहाँ पर आएगा, जहाँ पर वो दोनों नॉक नॉक करेंगे, दोनों चिपकेंगे। और रम कहाँ पे आएगा, रम आएगा जहाँ पर बो लेग्स रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना गेनु वेरम। और इसके अंदर जो लेग्स का कर्व है वो आउटवर्ड एक्सटेंड हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं आउटवर्ड अब आपके नीज हो रहे हैं। देन इसके बाद क्या है, यहाँ पर इसके करेक्टिव मेजर्स में यही है कि आप कैल्शियम फीड करें बच्चे को, तो उसकी हड्डी मजबूत होगी और ये जो होगा वो कम हो जाएगा। देन इसके बाद राउंड शोल्डर्स आता है। तो राउंड शोल्डर में आप इमेज में देख ही रहे हैं, तो इसमें आपके क्या हो जाएंगे, ये एक ऐसी पोस्चरल डिफॉर्मिटी जिसके अंदर शोल्डर्स आर ड्रॉन एंड हेड इज एक्सटेंडेड फॉरवर्ड, ठीक है। तो शोल्डर्स आपके ड्रॉन हो जाएंगे और चिन एकदम आगे की तरफ पॉइंट करना स्टार्ट कर देगी। इसके कॉजेज़ क्या हैं, तो कॉजेज़ आ जाएंगे अपने पुअर पॉस्चर वाइल वर्किंग, फॉल्टी फर्नीचर, देन उसके बाद स्टैंडिंग सिटिंग की रॉन्ग हैबिट, हैवी लोड्स कैरी करना शोल्डर पे एंड एक साइड स्लिप करना, है ना, सोना। तो उसको बोलते हैं राउंड शोल्डर। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, देखो नॉर्मल में ये इंसान ऐसा दिख रहा है और राउंड शोल्डर में इसके जो शोल्डर्स हैं वो बिल्कुल ड्रॉन हो चुके हैं एंड चिन इज पॉइंटिंग फॉरवर्ड। नाउ करेक्टिव मेजर्स क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज की जाए एंड लीनिंग बैक ऑन चेयर। तो चेयर पर पीछे के साइड लीन करना है। योगासन्स की बात करें तो चक्रासन और धनुरासन। देखो धनुरासन में यहाँ पर इस तरह से धनुष बनता है और चक्रासन में इस तरह से आपको पूरा चक्कर लगाना है, ठीक है। तो ये दोनों आसन आप करोगे तो आपका जो राउंड शोल्डर की समस्या है वो खत्म हो जाएगी, क्योर हो जाएगी।
नेक्स्ट आ जाता है काइफोसिस, काइपोछे, है ना। सो काइफोसिस को हम एक और हंच बैक के नाम से जानते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपका काइफोटिक कर्व होता है ना, ये काइफोटिक कर्व आपका एक्सटेंड हो जाता है पीछे की साइड। सो यहाँ पर कर्वेचर ऑफ द अपर बैक, है ना, काइफोटिक कर्व मतलब अपर जो बैक रहता है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, तो हैबिट ऑफ होल्डिंग द हेड फॉरवर्ड इन अ नॉर्मल मैनर, तो जब आप एब नॉर्मल मैनर में अपनी हेड को फॉरवर्ड लाते हो तो यहाँ पर काइफोसिस होता है। एंड इट कैन ऑल्सो अकर्स ड्यू टू हेरिडिटी, एजिंग, माल न्यूट्रिशन, इन सभी कारण से भी काइफोसिस हो सकता है। तो ये आपकी नॉर्मल स्पाइन है सीधी, और काइफोसिस में आप देख सकते हो जो बैक वाली अपर बैक है उसकी यहाँ पर कर्व थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। क्या क्या इसके क्यूरेटिव मेजर्स हैं, तो यार क्यूरेटिव मेजर्स में वही कि आप जिम बॉल एक्सरसाइज ये सारी चीज़ें करें, स्विमिंग करें। एंड इसके साथ 3 आसन है यहाँ पर, धनुरासन, चक्रासन जो पहले भी थे, और एक और हो जाता है भुजंगासन जो कि मोहतरमा यहाँ पर परफॉर्म कर रही है। देन इसके बाद आ जाता है लॉर्डोसिस। तो लॉर्डोसिस में क्या होता है कि ये जो आपका लंबर रीजन है ना, हिप वाला जो रीजन है, ये कर्व प्रोनाउंस हो जाता है, ये बहुत बढ़ जाता है। एंड जो सेंट्रल पेल्विक रीजन है आपका, इट इज़ टिल्टेड फॉरवर्ड, तो ये पेट वाला रीजन आगे की साइड और हिप वाला रीजन पीछे की साइड एक्सटेंड हो जाता है, इसको हम लॉर्डोसिस बोलते हैं, ठीक है। लंबर रीजन यहाँ पर एक्सटेंड होता है। देन क्या इसके करेक्टिव मेजर हैं, तो करेक्टिव मेजर में आप सिटअप करें, देन स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, सिटिंग अगेंस्ट द वॉल, पुशअप्स, है ना, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो लॉर्डोसिस में फ़र्क पड़ेगा। और इसके साथ साथ धनुरासन और हलासन, याद रखिएगा बच्चों, हलासन से प्रश्न आते हैं, तो जो यूनिक आसन है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो हलासन से लॉर्डोसिस को क्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास स्कॉइलियोसिस, तो इसमें एक कॉइल बनती है ना, एस का शेप यहाँ पर बनता है। एंड स्कॉइलोस इस शब्द से इसको डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है बेंट होना। एस शेप यहाँ पर बनता है, जैसे आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, ये एस शेप यहाँ पर बन रहा है, और इसी को हम स्कॉइलियोसिस बोलते हैं। देन करेक्टिव मेजर क्या है इसके अंदर, तो बच्चों के अंदर तो ब्रेसेस लगा दिए जाते हैं जिससे वो क्योर हो जाता है, और इसी के साथ साथ आप हैंग कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बार पर लटकना, तो भी यहाँ पर ये क्योर हो जाता है। स्विमिंग करना, ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक्स है। एंड योग में आप त्रिकोणासन एंड अधोमुखासन, तो ये आपका अधोमुखासन और ये त्रिकोणासन अगर आप परफॉर्म करते हो तो स्कॉलियोसिस की समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट अब एक छोटा सा आपको अपडेट दे देता हूँ यार, तो अभी CBSE क्लास 11th एंड 12th के लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अनअकैडमी पर ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसके अंदर आप अपनी तैयारी को टेस्ट कर सकते हैं। बायोलॉजी, इकोनॉमी, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी एंड इंग्लिश के टेस्ट रहेंगे। 26 जून को है, 9 AM से 1 PM के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फ्री टेस्ट है, अगर आपसे कहीं अनलॉक कोड मांगता है तो आप हमारे चैनल का नाम APpedia यूज़ कर सकते हैं, जिससे एकदम फ्री में क्लासेज आपके लिए अनलॉक हो जाएंगी। साथ ही अभी अनअकैडमी पर हमारा एक फ्री कैश कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर हम कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन को कवर कर रहे हैं एकदम फ्री में, और वो सारी क्लासेस लाइव क्लासेस हैं जिसमें आप अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और वहाँ से आप क्लास को एक्सेस कर पाएंगे। अनलॉक कोड पूछता है तो APpedia लगा देना, सुबह 10 बजे वो क्लास रहती है। बढ़ते हैं हम आगे, और अब हम देखते हैं स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो यार भारत के अंदर महिलाओं ने जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट किया था वो 1952 के आसपास से किया था ओलंपिक गेम्स में, और पहला मेडल जो जीता गया था वो आपको जो स्क्रीन पर महिला दिख रही है, कर्णम मल्लेश्वरी जी, इनके द्वारा पहला जो ब्रोंज मेडल है वो जीता गया था भारत के लिए महिलाओं की कैटेगरी में, और ये था 2000 के सिडनी ओलंपिक्स के अंदर। तो इन्होंने पहली बार भारत के लिए यहाँ पर ब्रोंज मेडल जीता था महिला वाली कैटेगरी में। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि पहला भारत के लिए मेडल किसने जीता था इंडिविजुअल कैटेगरी में, है ना, वरना पहले भारत ने हॉकी में जीत रखा था, लेकिन इंडिविजुअल कैटेगरी में किसने जीता था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी वाले ओलंपिक्स में किसने गोल्ड जीता है। बढ़ते हैं हम आगे, और ये हमारी कुछ फेमस महिलाएं हैं, है ना, आप बताइएगा कि कौन सी महिला कौन है। सबसे पहली हमें तो दिख रही है कौन, सबसे पहले PV सिंधु, देन है MC मैरी कॉम, देन उसके बाद है हमारे पास PT ऊषा, फिर हैं कौन है ये अपनी है सानिया मिर्ज़ा, एंड लास्ट आ जाएंगी हमारे पास साइना नेहवाल। बढ़ते हैं फिर हम आगे, कुछ फैक्टर्स हैं जो यार रिस्पॉन्सिबल हैं महिलाओं के कम पार्टिसिपेशन के लिए, जैसे फिजिकल फैक्टर में आ जाता है फीमेल एथलीट ट्राइड, अभी हम पढ़ेंगे, और फिटनेस न होना प्रॉपर जितनी रिक्वायर्ड होती है इंटरनेशनल लेवल पे, कॉन्फिडेंस की कमी, देन उसके बाद इंटरेस्ट न होना है रिस्पेक्टेटर्स का, आपने देखा ही होगा महिलाओं का क्रिकेट होता है बहुत कम ऑडियंस आती है, पुरुषों का क्रिकेट मैच होता है बहुत ज़्यादा ऑडियंस आती है, फीमेल कोचेस ना मिल पाना, मीडिया कवरेज नहीं करता भाई साहब, पर्सनल सेफ्टी भी एक कारण है, और एजुकेशन की कमी महिलाओं के अंदर। सोशलॉजिकल फैक्टर्स में हो सकता है कि यार प्रॉपर कानून नहीं है हमारे यहाँ पर, देन लैक ऑफ टाइम फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए भाई टाइम ही नहीं मिलता है,
देन मेल डोमिनेटेड कल्चर है, एंड एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स द वुमेन इन स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, ये भी एक फैक्टर है जिससे महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत कम देखने को मिलता है। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास स्पेशल कंसिडरेशन, जिसके अंदर हमें मेनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन पढ़ना है। सो जो पीरियड ऑफ एडोलेसेंस होता है, अभी मैंने आपको बताया था 13 से 18 ईयर्स ऑफ एज, इट इज़ मार्क्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस एक महिला की बॉडी में और पुरुष की बॉडी में भी होते हैं, जिससे वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन कर पाते हैं। एंड द टाइम व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी इज़ रीच्ड उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं, है ना। तो आपने सभी ने सुना होगा प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी क्या होता है कि एक ऐसा टाइम जब किसी भी इंसान को सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन हो जाती है। देन मेनार्क मतलब क्या होता है, फोर्स मेंसुरेशन, एंड इट इज़ यूजली कंसिडर्ड द पॉइंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ गर्ल्स, है ना। सो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कोई मेनार्क क्या होता है तो आप बताइएगा, जब पहली बार मेंसुरेशन साइकिल होता है तो उसी को मेनार्क कहा जाता है, और इट इज़ मार्क्ड एज द सेक्सुअल मैच्योरिटी फॉर गर्ल्स, है ना। तो उस टाइम पे मान लिया जाता है कि जो एक महिला है, एक जो गर्ल है, वो सेक्सुअली मैच्योर हो गई है। अब द प्रोसेस इन विच फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम मैच्योर्स एंड द बॉडी प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द पोटेंशियल प्रेगनेंसी। तो एक जो मानव है वो क्या करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है, और रिप्रोड्यूस करके वो अपनी जो कंप्लीट जनरेशन है उसको आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर इस रिप्रोडक्शन के लिए जब बॉडी अपने आप को तैयार करती है ना, पोटेंशियल प्रेगनेंसी के लिए तैयार किया जाता है अपने आप को, और वो जो पहला साइकिल रहता है उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसी को हम यहाँ पर मेनार्क बोलते हैं। देन इसके बाद मेंसुरेशन क्या होता है, मेंसुरेशन ऑल्सो टर्म्ड एज पीरियड और ब्लीडिंग, है ना। आपने कई बार सुना होगा पीरियड आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है ना, तो उसको मेंसुरेशन कहा जाता है। एंड ये एक ऐसी प्रोसेस है महिलाओं के अंदर जिसके अंदर डिस्चार्ज किया जाता है ब्लड का थ्रू दी लाइनिंग्स ऑफ द यूट्रस, एंड इट इज़ अबाउट मंथली इंटरवल फ्रॉम प्यूबर्टी अंटिल द मेनोपॉज। तो दो शब्द यहाँ पर हैं, प्यूबर्टी या मेनोपॉज, जिसमें क्या होता है प्यूबर्टी या फिर आपका मेनार्क, जिसके अंदर पहला मेंसुरेशन, और मेनोपॉज मतलब लास्ट मेंसुरेशन। तो उसके बीच की ये साइकिल रहती है, और हर मंथ यहाँ पर ये पीरियड आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक महिला के अंदर ब्लड जो होता है ना, थ्रू द वेजाइना, तो जो उनका सेक्सुअल ऑर्गन रहता है वहाँ पर से जो ब्लड है वो रिलीज़ होता है, और ये मंथली इंटरवल पे होता है, तो उसी को हम यहाँ पर मेंसुरेशन बोलते हैं। और इस कंप्लीट साइकिल के अंदर क्या होता है कि हमारे मतलब जो एक महिला है उसके वेजाइना के अंदर एग जो रहता है वो डेवलप होता है ना, ये वो वाला एग नहीं है, वो फर्टिलाइजेशन वाला एग, ठीक है। तो अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई स्पर्म वहाँ पर तक नहीं पहुँच पाता है तो वो जो एग है उसको शेड ऑफ कर देते हैं और नए एग को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस रहती है उसको हम मेंसुरेशन बोलते हैं। और बाई चांस अगर स्पर्म पहुँच जाता है वहाँ तक तो फिर वो एग फर्टिलाइज हो जाता है, और उसके बाद फिर आगे वो रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वो पूरी स्टार्ट हो जाती है, एंड एक ऑफस्प्रिंग डेवलप हो जाता है। सो दिस डिस्चार्जिंग प्रोसेस लास्ट अबाउट 3 से 5 डेज, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो ब्लड शेड होता है ये 3 से 5 दिन का होता है, इसलिए आपने सुना भी होगा जो पीरियड होता है वो 3 से 5 दिन के आसपास का रहता है, हर महीने आता है। एंड वुमेन जिनकी एज 45 से 55 के आसपास रहती है, डिपेंड करता है वुमेन टू वुमेन, है ना। तो 45 से 55 के आसपास फिर ये मेनोपॉज की कंडीशन आ जाती है, जिसके बाद फिर प्रेगनेंसी नहीं होती। मतलब 45 से 55 के बाद एक महिला किसी ऑफ स्प्रिंग को जन्म नहीं दे पाती, क्योंकि फिर उसके बाद ये कंप्लीट रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम, मतलब ये मेंसुरेशन वाला सिस्टम खत्म हो जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्या है अपने पास, स्पेशल कंसिडरेशन, जिसके अंदर मेनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन है। मेनार्क मैंने आपको बता ही दिया कि पहला मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और ये एक सेंट्रल इवेंट रहता है यार फीमेल की प्यूबर्टी का, है ना। मतलब जब ये एक ऐसा इवेंट है जब एक फीमेल को माना जाता है कि शी इज़ सेक्सुअली मैच्योर, है ना, और अब वो यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग को पैदा करने के लिए शी इज़ एलिजिबल। देन उसके बाद मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या होता है कि जब ये कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कहीं पर भी कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है ना, या फिर इस साइकिल में कहीं कोई डिस्टर्बेंस आता है तो उसको हम मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन बोलते हैं। सो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन बेसिकली एक एबनॉर्मल कंडीशन है किसी भी वुमेन के मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, और जनरली जो एक नॉर्मल साइकिल रहता है ना, जैसा मैंने आपको बताया हर मंथ होता है, तो 21 से 35 डेज़ के बीच में ये रिपीट होता है। और अगर 21 दिन के पहले ही यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन का साइकिल हो रहा है या फिर 35 दिन के बाद हो रहा है तो इसको एक प्रॉब्लम माना जाता है। और अगर 3 मंथ स्किप हो जाते हैं मेंस्ट्रुएशन के ना, जनरली हर एक मंथ में क्या होता है पीरियड्स आते हैं, लेकिन अगर हर मंथ नहीं आ रहे हैं, 3 मंथ का गैप हो रहा है तो भी वहाँ पर वो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन माना जाता है। और अब ये जो रहता है ना, इसके कारण क्या होता है
मतलब क्या क्या इसके पॉसिबल कॉजेज़ हैं। सो इसके पॉसिबल कॉजेज़ हो सकते हैं ओवरवेट होना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना, देन डाइटरी डिसऑर्डर होना, डिजीज़ हो जाना, सडन चेंज होना एक्सरसाइज के शेड्यूल में, ट्रैवल, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, तो ये सारे कॉजेज़ हो सकते हैं मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन के। देन इसके बाद स्पेशल कंसिडरेशन के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, मेनाक एंड मतलब 3 चीज़ें आती है, डिसऑर्डर्ड ईटिंग, एनोमोरिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। सो जो स्पोर्ट्स रहते हैं जैसे जूडो हो गया, बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, टाइक्वांडो हो गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है एक एथलीट के ऊपर। एंड जब इस तरह के स्पोर्ट्स के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जाता है एक महिला के द्वारा, तो डेफिनेटली उसको अपने डाइटरी पैटर्न में और बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाना पड़ता है। तो इन प्रेशर्स के कारण क्या हो सकता है, एक एथलीट की जो हेल्थ है वो रिस्क पर आ सकती है और फीमेल एथलीट ट्रायड का यहाँ पर शिकार वो हो सकती है। जो टर्म है ट्रायड, इसको सबसे पहले कॉइन किया गया था एक अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर 1992 के अंदर। एंड द 3 कंपोनेंट्स टू डिस्क्राइब आर डिसऑर्डर्ड ईटिंग, एनेमोरिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। क्या क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब होता है वीकनिंग ऑफ द बोन, ठीक है। तो जब हड्डियाँ वीकन हो जाती है एंड इसके कारण क्या होता है, लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन। तो और ये किस लिए होता है, कैल्शियम की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है कई बार। देन एमेनोरिया क्या होता है, सिसेशन ऑफ द वुमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर मोर देन 3 मंथ्स। तो 3 मंथ से ज़्यादा अगर टाइम लग जाए एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, या फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो वक्त से पहले ही स्टॉप हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमेनोरिया बोलते हैं। एंड देन ईटिंग डिसऑर्डर आपके 2 तरीके के रहते हैं, एक रहता है एनोरेक्सिया नर्वोसा और एक रहता है बुलीमिया। तो इन दोनों के कॉजेज़ और यहाँ पर सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। एक बेसिक सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ इनका। सो देखिए, जो आपके पास एनोरेक्सिया नर्वोसा रहता है ना, ये मेनली रेफर करता है टू स्टार्विंग ऑन पर्पस, ठीक है। सो यहाँ पर जो इंसान रहता है वो क्या करता है, अपने आप को जान करके भूखा मारता है ताकि उसकी एकदम पतली दुबली बॉडी क्रिएट हो जाए। भले वो पतला भी होगा लेकिन उसको अपनी इमेज ऐसे लगेगी कि यार नहीं मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका हूँ या हो चुकी है, और वो क्या करेगा, अपने आप को स्टार्व करेगा, कुछ चीज़ें खाएगा ही नहीं। पेशेंट्स आर वेरी थिन और इमेंसिएटेड मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स एकदम थिन रहेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर, और बहुत कम वो खाना खाएंगे। एंड इससे क्या हो सकता है, इससे महिलाओं के अंदर एमेनोरिया, ऑस्टियोपोरोसिस, इनफर्टिलिटी ऐसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। वहीं पर बुलीमिया नर्वोसा में क्या होता है, बिंज ईटिंग करते हैं, बस दबा के खाते हैं सबसे पहले तो, है ना। लेकिन उसके बाद फिर रिजल्टिंग इन एन एवरेज और ओवरवेट बॉडी यहाँ पर हो जाती है। और पेशेंट्स यूजली हैव एन एवरेज वेट आइडियल फॉर देयर हाइट। एंड यहाँ पर पेशेंट बहुत ही हैवी मील यहाँ पर खाते हैं, और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, उसके बाद फिर वो ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं जो कि अनहेल्दी है, जैसे वॉमिट करना, ठीक है। तो पहले तो बहुत ज़्यादा खा लिया और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, वॉमिट करते हैं। तो ये वाली जो बीमारी है उसको बोलते हैं बुलीमिया। और एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि आप बिल्कुल भी कुछ खाते ही नहीं हैं और अपने आप को स्टार्व कर लेते हैं, ठीक। सो एनोरेक्सिया नर्वोसा के यहाँ पर सिम्टम्स अगर हम देखें तो मोर वेरिड अबाउट अपनी फिजिकल इमेज एंड एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली। देन उसके बाद डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं। देन यहाँ पर है ना, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करें, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट लें अगर इससे कोई समस्या है तो, और रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि हम जैसे हैं अच्छे हैं। बुलीमिया में क्या होता है कि जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस का प्रेशर हो सकता है। और सिम्टम्स में होता है यहाँ पर कि, है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन फूड पाइप के अंदर। देन आपको अल्सर्स हो सकते हैं, छाले हो सकते हैं, बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो सकती है। प्रिवेंट में वही कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, देन उसके बाद पॉजिटिव सेल्फ एंड बॉडी इमेज अपनी बनाएं, प्रॉपर लाइफ स्टाइल को मेंटेन करें, तो आप यहाँ पर इसको प्रिवेंट कर पाएंगे, ठीक। सो इस प्रकार से हमने कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पर कंप्लीट किया है। और अब कुछ MCQs को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को मैच द फॉलोइंग करना है। तो इन्फेंट क्या रहता है, 0 से 2 साल। ओल्ड एज रहता है अपने पास 60 एंड अबव। एडल्टहुड रहता है 19 से 59, एडोलेसेंस 13 to 18, एंड चाइल्डहुड आपका रहता है कब से कब 3 से 12। देन फिर विच डेवलपमेंट इज़ मोटर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर बोन्स एंड मसल्स का जो डेवलपमेंट होता है उसको मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ यहाँ पर अगर देखें तो देखो, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप काइफोसिस से क्या समझते हैं और क्या क्या वेरियस कॉजेज एंड करेक्टिव मेजर है। तो हमने काइफोसिस अच्छे से पढ़ा है, तो एक बार उसको देख लीजिएगा। देन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर हम देखें इस यूनिट के, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि सजेस्ट कीजिए कुछ फिजिकल एक्सरसाइज चाइल्डहुड और एडल्ट के लिए। तो ये हमने देखा ही था स्टार्टिंग के अंदर WHO के गाइडलाइंस, तो वहीं से आपको बस छापना है।
देन नेक्स्ट है कि आपका आउटलुक क्या है भारत में महिलाओं के पार्टिसिपेशन पे। तो जो सारे पॉइंट्स हमने देखे थे वो सारी चीज़ें आपको बतानी है, और अभी अभी के आप इंस्टेंसेस को कोट कर सकते हो। जैसे इंडिया ने पैरा ओलंपिक्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ओलंपिक्स के अंदर भी भारत की महिलाओं ने मेडल जीते हैं, जैसे पीवी संधू ने मेडल जीता है ना, लेवलिना ने मेडल जीता है, मैरी कॉम ने मेडल जीता है। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। भारतीय महिला हॉकी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन अब की बार किया था ओलंपिक्स के अंदर, तो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। देन इसके बाद सैम्पल पेपर में पूछा गया था कि लंबर रीजन में अगर कोई डिफॉर्मिटी होती है तो उसको हम बोलते हैं लॉर्डोसिस, ठीक है, ऑप्शन डी। फिर ये आपका पूरा ये डायग्राम है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो ये जो सेकंड वाला डायग्राम है ये आपको देखने को मिल जाएगा लॉर्डोसिस का। और लॉर्डोसिस कहाँ पे होता है, ये लंबर रीजन नीचे की साइड देखने को मिलता है। बीच में आपका रहता है थोरिएक रीजन या काइफोटिक रीजन, और ऊपर रहता है सर्वाइकल। गले वाला रीजन कौन सा रहता है, सर्वाइकल रहता है। देन कौन सा ऐसा पोस्चरल डिफॉर्मिटी जिसमें कॉन्वेक्सिटी लेफ्ट एंड राइट रहती है, तो मतलब एस वाला शेप कहाँ पर बनता है, स्क्वालियोसिस में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो ये आप देख सकते हैं एस शेप बन रहा है, कॉन्वेक्सिटी लेफ्ट, कॉन्वेक्सिटी राइट। देन फिर अपना अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पाइनल कर्वेचर की डिफॉर्मिटी, इनमें से कौन सी नहीं है। तो फ्लैट फुट पैरों की समस्या है, बाकी सब स्पाइनल कर्वेचर या रीढ़ की हड्डी की समस्या है। देन पोस्चरल डिफॉर्मिटी जो कि प्रोस्टेरियर कर्व से रिलेटेड रहती है स्पाइन के, तो ये हमने अभी देखा था। प्रोस्टेरियर कर्व से रिलेटेड कौन सी रहती है, काइफोसिस रहती है ना। तो वहाँ पर आपका थोरिएक कर्व, पोस्टेरियर कर्व, इसको क्या क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर थोरिएक कर्व, काइफोटिक कर्व, प्रोस्टेरियर आर्क, तो 3 चीज़ों से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कि क्या क्या आपको करना चाहिए इसको क्योर करने में। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो ये क्या है, कौन सी बीमारी है। तो देखो फ्लैट फुट है, ये नॉर्मल फुट, ये फ्लैट फुट, और इसके लिए आपको स्किपिंग भी करनी है ना, रस्सी कूदनी है, और हील्स पर चलना है, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर रहेगा। हलासन किस लिए करा जाता है, हमने देखा था लॉर्डोसिस को क्योर करने के लिए हलासन किया जाता है। हलासन और पश्चिमोत्तानासन लॉर्डोसिस के लिए होते हैं। देन इसके बाद हमें मैच द फॉलोइंग करना है यहाँ पर। तो देखो हमने देखा था हॉर्स राइडिंग के लिए क्या है, नॉक नी। तो नॉक नी, तो ये ए का आंसर क्या हो जाएगा, मतलब फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए। तो फर्स्ट का आंसर ए, तो 3 जगह ये तो भाई साहब। देन इसके बाद हमने क्या देखा था कि जो लॉर्डोसिस है, लॉर्डोसिस के लिए हमने देखा था अभी हलासन। तो थर्ड का आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, मतलब बी का आंसर 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। फिर उसके बाद अपने पास नेक्स्ट आ जाता है क्या, नेक्स्ट आ जाता है त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन के लिए हमने क्या देखा था, त्रिकोण आसन के लिए हमने देखा था ये काइफोसिस के अंदर। तो फोर्थ का आंसर आना चाहिए सी, मतलब सी का आंसर आना चाहिए 4। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। और डी जो रहेगा वो किस में आपको करना है, सेकंड में, मतलब जो बो लेग्स है उसके अंदर आपको गरुड़ आसन करना है। देन नेक्स्ट आ जाता है अपने पास एक केस स्टडी के कौन सी पोस्चरल डिफॉर्मिटी यहाँ पर डॉक्टर ने इसमें देखी है जहाँ पर कॉन्वेक्सिटी लेफ्ट, कॉन्वेक्सिटी राइट है। तो एस का शेप बनता है, वो रहता है अपना स्क्वालियोसिस। ठीक, सो इस प्रकार से हमने सेकंड चैप्टर को यहाँ पर निपटा दिया है। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो का हम लाइक टारगेट रखते हैं 5000 लाइक, तो उम्मीद है हम उसको भी पूरा कर लेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।